सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, आज का हमारा टॉपिक है चुनाव और चुनावी प्रक्रिया। देखिए, जो टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल ऑनर्स वालों के लिए है। इसमें हम पढ़ेंगे कि चुनाव क्या होते हैं, चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है, किस प्रकार से चुनाव किए जाते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो चुनाव है वो जाहिर सी बात है एक प्रक्रिया के रूप में होता होगा, है ना। जैसे कि चुनाव किस किस के होते हैं, जैसे पीएम पद के लिए चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए, एमएलएस के लिए होते हैं, और किसके लिए होते हैं, और कहते हैं जो हमारे उस होते हैं विधानसभा, ठीक है, इन सब के लिए क्या होते हैं, चुनाव होते रहते हैं ना। कुछ सालों में हमेशा चुनाव होते रहते हैं, तो है नहीं कि चुनाव नहीं होते, एक बार होते और कभी नहीं होते, हमेशा होते रहते हैं। तो यही एक प्रोसेसर होता होगा चुनाव होने का। ऐसे तो है नहीं कि कोई भी चुनाव करवा देता होगा, किसी को भी बिठा देते होंगे। तो एक पूरा प्रोसेसर होता है, एक पूरा गठन किया जाता है चुनाव आयोग का। तो वही हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि चुनाव आयोग का किस प्रकार से गठन किया जाता है और कैसे उसकी प्रक्रियाएँ होती हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि क्या बताया गया है इसमें। देखिए, पहला पॉइंट है चुनाव आयोग और उत्पत्ति। बोल रहे कि चुनाव आयोग की उत्पत्ति कैसे हुई है ना। चुनाव आयोग को कैसे बनाया गया है, क्योंकि पहले के टाइम पे तो था नहीं, आज़ादी से पहले तो ये था नहीं ना चुनाव आयोग हमारे भारत में, बाद में तो आया होगा, ठीक है। तो उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, पहला पॉइंट बता रहे हैं कि हमारे संविधान में एक सार्वभौमिक मताधिकार होना चाहिए, मतलब वोट डालने का एक अधिकार होना चाहिए, ये बोला जा रहा है पहले पॉइंट में, है ना। क्योंकि वोट डालने का अधिकार होगा तभी तो हम अपनी सरकार को चुन पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि जो चुनाव होते हैं वो एक गुप्त रूप से भी होनी चाहिए। अब देखिए, गुप्त रूप से कैसे होते हैं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है या फिर जो राज्यपालों का चुनाव होता है, ये सब ऐसे, ये वैसे नहीं होते ना कि जैसे आम चुनाव होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, ये तो नॉर्मली जैसे होते हैं, आपको पता ही है, सब वोट देने जाते हैं ना। और जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है इसमें भी हम सब जाते हैं, परंतु जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें ऐसा नहीं होता है ना। तो इसके लिए तो एक गुप्त रूप से ही हुआ एक तरीके से। और आगे देखिए क्या बोल रहा है कि जो चुनाव होता है वह एक कानून के तहत होना चाहिए। कानून में एक आयोग को गठित करना चाहिए, मतलब एक आयोग को बनाना चाहिए एक, और फिर उसके द्वारा चुनाव होना चाहिए, ये बता रहा है इसमें, ठीक है। आगे देखिए हम पढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि राज्य और संघों, देखिए आगे क्या बोलते हैं। देखिए आगे बोल रहा है कि एक चुनाव आयोग में एक मुखिया भी होना चाहिए, जो निर्वाचन आयोग जिसे बोलते हैं, निर्वाचन आयोग में एक मुखिया होना चाहिए जो कानून के द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए, है ना। अब देखिए, कोई भी संस्था होती है, अगर कोई भी एक संगठन होता है, उसका एक हेड तो होता ही है। उस हेड को हम ऐसे नहीं चुनते, एक कानून प्रोसेसर होता है, उसके द्वारा उसको चुना जाता है। तो वही इसमें बोल रहा है कि कानून के द्वारा उसको नियुक्त किया जाना चाहिए। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि ना, पहले वाले पॉइंट में क्या बोला गया था कि जो हमारे वयस्क मताधिकार हैं इसको किस में डालना चाहिए, हमारे अधिकारों में डालना चाहिए, ऐसे बोला था ना अभी आगे। परंतु देखिए आगे क्या बोलते हैं कि जो सलाहकार समिति होती है उसने ऐसे बोला, एक सलाहकार समिति होती है जो सलाहें देती हैं, उन्होंने ऐसे बोला कि देखिए, अगर आप वयस्क मताधिकार को अगर आप मौलिक अधिकारों में डाल लेते तो ये एक तरह से ठीक नहीं होगा, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक अलग से एक सूची बनानी चाहिए, है ना। अलग से एक संविधान में एक उसको वो देना चाहिए, दर्जा देना चाहिए। जैसे कि अब जो वयस्क अधिकार है ये हमारे मौलिक अधिकारों में तो वो है नहीं ना कि अलग से एक दे रखा हो पॉइंट की वोट डालने का अधिकार, हमारे अलग से नहीं है, इसको अलग से एक वो संविधान में रखा गया है, मौलिक अधिकारों में, मौलिक अधिकार से अलग रखा गया है ना। तो इसमें देखिए क्या बताते हैं, इसे किसी अन्य हिस्से में रखा गया है। तो देखिए क्या होता है, आगे क्या बताते हैं, बोलते संविधान जो समिति है, जो सलाहकार समिति है, उसने सुझाव दिया, तो संविधान समिति ने भी मान लिया। उन्होंने बोला हाँ ये ठीक ही बोल रहे हैं सलाहकार समिति वाले, तो इसको एक अलग से खंड में रखना चाहिए, है ना। एक अलग से चुनाव मशीनरी होनी चाहिए जिसको अलग खंड में रखना चाहिए। तो देखिए आगे क्या बताते हैं ये। अब देखिए, जब ये इन सब लोगों ने हाँ भर ली कि चलो ठीक है इसको अलग से रखना चाहिए, तो आगे क्या होता है कि देखिए एक है ना मसौदा समिति होती है। मसौदा समिति जो होती है उसके हेड कौन होते हैं, हेड कौन थे, गोपाल स्वामी अय्यर थे। तो उन्होंने फिर बोल दिया चलो ठीक है आप सब ठीक बोल रहे हैं, तो चुनाव आयोग एक बनाया गया, उसको ये सौंपा गया चुनाव आयोग को, और संशोधन द्वारा स्वीकार कर लिया गया कि चलो एक चुनाव आयोग होगा, एक उसका हेड होगा, ये सब स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। जो मसौदा समिति है उसने हामी भर दी।
देखिए आगे क्या बता रहे हैं ये कि देखिए जब वो उनको सौंप दिया गया, स्वीकार कर दिया गया, तो इसमें क्या हुआ कि संविधान अनुच्छेद में 2089 के माध्यम से, मतलब 2089 अनुच्छेद है उसके माध्यम से क्या किया गया, एक चुनाव आयोग को गठन किया गया। और उसमें बताया गया कि जो क्या कहते हैं, हर एक प्रांत जो होते हैं, हर एक राज्य, उसमें अलग अलग आयोग के लिए प्रदान किया, मतलब अलग अलग रखा गया, सबको एक साथ मिक्स करके नहीं रखा गया। अब आप खुद ही देखिए, अगर हमारे देश में एक ही जगह पे चुनाव हो, मतलब कि पूरे राज्यों में एक ही हो, सब राज्यों में, मतलब कि तो क्या होगा, खिचपिच सी हो जाएगी, है ना, सही से चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो सबको अलग अलग रखा गया, राज्यों में अलग रखा गया, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में अलग रखा गया, है ना, ऐसे सब अलग अलग रखा गया। तो वही इसमें बता रहे हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं हम, आगे क्या बता रहे हैं। अब देखिए संविधान सभा के अनुच्छेद में फिर से चर्चा हुई, और जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया, एक संविधान संशोधन में अनुच्छेद 289 में 289 को प्रतिस्थापित करते हुए संशोधन कर दिया, है ना, कि उन्होंने 289 में फिर संशोधन कर दिया, क्योंकि प्रारूप समिति के कौन थे, हमारे हेड भीमराव अम्बेडकर थे, तो वही तो करते और कौन करते, तो इसलिए उन्होंने फिर संशोधन कर दिया गया। अब देखेंगे हम इसमें कि जो निर्वाचन होते हैं, जो चुनाव होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं, ना, और कौन से पद के लिए होते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इस संविधान के तहत निर्वाचन होने के लिए निर्वाचक नामावलियों को निर्देशक नियंत्रण संसद के लिए प्रत्येक राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यपालिका चुनाव, संचालक चुनाव नियुक्त सहित संसद। देखिए अब जो चुनाव होते हैं वो इन सब पद के लिए होते हैं, आपको पता ही है, जैसे कि इसमें लिखा गया था अभी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, कार्यपालिका के जो हेड होते हैं उन सब के लिए भी होते हैं, ठीक है। तो यही सब इसमें बताया गया है। और इसमें ये बताया गया कि अगर जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं इन सब में, ठीक है, तो ये सब इसके अधीन आएंगे। जैसे कि समझ लीजिए चुनाव आयोग में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, या उसके अध्यक्ष में कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या होता है कि जो ये है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, कार्यपालिका, ये सब उस पर क्या कर सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं कि क्या चीज़ हुई है, क्या चीज़ नहीं हुई है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बता रहे हैं कि चुनाव की शुद्धता के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा चुनाव निष्पक्ष। बोले कि चुनाव को अगर आपको शुद्ध रखना है, प्योर रखना है, किसी चीज़ का कोई दखल नहीं देना, तो उसको क्या करना चाहिए, चुनाव को सुरक्षा निष्पक्षता होकर करनी चाहिए, मतलब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए कि आप इस पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करो, उस पार्टी को नहीं करो, तो निष्पक्ष होके करना चाहिए, है ना, अपना कार्य। और क्या बताया गया आगे, बोल रहा है कि जो स्वतंत्र आयोग है या फिर निर्वाचन नियुक्त जो होता है उसको कुछ स्वतंत्रता भी देनी चाहिए। जैसे ये नहीं कि वो सबके अधीन ही रहे, तो वो खुद से तो कुछ कार्य नहीं कर पाएगा, है ना, उसको अगर कुछ चीज़ ठीक लगेगी तो वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो नियंत्रण में होगा। तो उसको स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए कि वो अपने आप से कुछ कार्य कर सके, उसको लगे ये चीज़ गलत है तो वो उसको हटा सके वहाँ से, है ना। तो ये सब भी उसको अधिकार देने चाहिए। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं। अब देखिए जब उसको आप स्वतंत्रता दोगे तो उसके लिए लिखोगे भी कहीं, है ना, तो बोल रहे कि जो चुनाव अधिकारण है जो, वो क्या हुआ कि उसको ठीक है सुनिश्चित कर दिया, चलो ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं, आपको स्वतंत्रता मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और क्या होगा, एक आपके संसद में जो राज्य होते हैं, विधानसभाएं होती हैं, उनके चुनावी संबंध में कानून में शक्ति प्रदान की गई, मतलब कि आपको एक शक्ति प्रदान की जा रही है कानून के तहत, ठीक है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, अनुच्छेद 327 और 328 इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 324 के प्रावधान भी शामिल हैं। देखिए अब अनुच्छेद 327 और 28 में कुछ बातें बताई गई हैं जो 324 में भी शामिल है। अब उसको हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। बुरे स्वतंत्रता के बाद भारत में चुनाव का संचालन चुनाव आयोग का जिम्मेदार बन गया। अब देखिए, अब चुनाव स्वतंत्रता के बाद अब ये हो गया कि जो भी चुनाव होंगे वो किसके द्वारा होंगे, चुनाव आयोग के द्वारा होंगे, ठीक है। उसको अब उस पर डिपेंड हो गए। आगे बता रहा है 1950 में था कि भारत में चुनाव आयोग को एक संविधान निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। देखिए पहले क्या किया गया था, 1950 में चुनाव आयोग को एक संविधान के रूप में, संविधान के निकाय के रूप में स्थापित कर दिया, ठीक है। फिर बोल रहे इसे सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चुनाव अधिकरण निर्देश नियंत्रण कार्य सौंपा गया था, मतलब कि इसको सारे कार्य सौंप दिए गए थे। तो ये अब तक तो ये बताया जा रहा था कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है।
कि जैसे कि उसको पहले चुनाव आयोग को सोचे थे कि मौलिक अधिकार में रखें, फिर उनको अलग से बना दिया गया। फिर उन्होंने बताया कि उसको स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, है ना। फिर एक चुनाव आयोग को गठित कर दिया गया। तो ये सब उसकी उत्पत्ति बता रहे हैं। अब आगे जो होगा वो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे जो आपको एग्ज़ाम में लिखने होंगे, है ना। ये सब तो समझ लीजिए आप प्रस्तावना टाइप का हुआ। अब आगे जो है वो उसके पॉइंट है कि उसमें अब क्या क्या होते हैं चुनाव आयोग में, है ना। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए अब अगला पॉइंट है संवैधानिक प्रावधान। अब देखिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या दिए गए हैं, क्या क्या बताया गया वो हम देखते हैं। बोल रहे कि भारत का जो संविधान है उसमें चुनाव आयोग को एक स्थायी और स्वतंत्रता निकाय माना गया, मतलब कि वह एक स्वतंत्र रूप से काम करेगा, ठीक है, और एक स्थायी है जो तो कभी उसको तोड़ नहीं सकते, स्थायी है मतलब, ठीक है। उसमें चुनाव होते रहेंगे और वो स्थायी होगा। ये नहीं है कि कुछ सालों बाद उसको हटा दिया जाएगा या कुछ सालों बाद चुनाव आयोग को ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वो स्थायी है, अस्थायी नहीं है, ठीक है। और ये एक स्वतंत्र है, मतलब कि इसके ऊपर किसी का कुछ ज़्यादा दबाव नहीं है, ठीक है। उसमें बता रहे हैं आगे कि सभी जो संसद के प्रत्येक राज्य विधानमंडल चुनाव के मतदान की सूची तैयार करने का नियंत्रण निहित है, मतलब कि वो सभी की सूची तैयार करेगा, ठीक है। जो संसद में होते हैं, विधानमंडल में होते हैं, राज्यों में, सबकी सूची तैयार करेगा। और आगे क्या करेगा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की कार्यों के चुनाव भी शामिल है, मतलब कि इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के भी चुनाव शामिल है। यह अनुच्छेद 324 में है, ठीक है। तो इसमें सम्मिलित किया गया, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति और इसके उपराष्ट्रपति के भी चुनाव इसमें होंगे, प्रधानमंत्री के भी चुनाव होते हैं, और जैसे कि विधानमंडल के सबके चुनाव इसी में ही डाले गए हैं। और आगे क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक या एक से अधिक सदस्य हो सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है उसके अंदर मैंने आपको बताया ना हेड होते हैं, तो बोल रहे हैं वो एक या एक से अधिक सदस्य हो सकते हैं जो राष्ट्रपति ही चुनेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे बता रहे हैं चुनाव उपयुक्त। अब देखिए चुनाव उयुक्त को हटाने के लिए, जो चुनाव के हेड जो होते हैं उसको हटाने के लिए क्या है, तो बोल रहे हैं कि मुख्य चुनाव। देखिए अब इसमें क्या होता है कि अगर चुनाव आयोग कुछ ऐसे भ्रष्ट करता है, कुछ गलत करता है, या फिर भेदभाव करता है किसी के साथ, कोई पार्टी के साथ, है ना, तो क्या होता है उसको हटाया जा सकता है। अब ऐसे नहीं कि उसको ऐसे आम चुनाव ऐसे हटा दिया जाए कि आपने गलत किया और आपको हटा लें हम, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर भी एक महाभियोग लगाया जाता है। जैसे कि आपने मेरी अगर पिछली वीडियो देखी होंगी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, जैसे उन्होंने महाभियोग लगाया जाता है ना, वैसे इसमें भी महाभियोग लगाए जाते हैं, ठीक है, कि दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्राप्त पारित हो जाए, ठीक है, फिर उसके ऊपर महाभियोग द्वारा उसको हटा दिया जाता है। वैसे ही इसमें भी है। और अब आगे क्या होता है, स्वतंत्रता और निष्पक्ष कार्य। देखिए अब जो चुनाव आयोग का मुखिया होता है वो एक चुनाव आयोग जो होते हैं एक स्वतंत्र होता है, ठीक है, उसके ऊपर किसी का ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं होती, और वो निष्पक्ष कार्य कर सकते हैं, जिससे कि उसको लगे कि हाँ चलो मेरी जॉब अच्छी है। अगर किसी के ऊपर ज़्यादा हम बर्डन डालते हैं, बोझ डालते हैं, तो क्या होते हैं उससे उसको अच्छा फील नहीं होता, फिर तो जाहिर सी बात है भेदभाव करेगा लोगों के साथ। तो उसको एक स्वतंत्र निकाय कर दिया गया है, ठीक है, उसको स्वतंत्र रूप से अलग कर दिया गया ताकि वो अपना काम अच्छे से आनंदमय कार्य करें। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, आगे देखिए अगला पॉइंट है चुनाव आयोग के कार्य और शक्ति। अभी तक हमने पढ़ लिया चुनाव के बारे में, ठीक है, कि उसके जो हेड होते हैं उसको कैसे रखा जाता है, कैसे हटाया जाता है। अब पढ़ेंगे चुनाव आयोग के कार्य क्या होते हैं, कि वो क्या क्या कार्य कर सकता है, उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं। तो देखिए जो जो उसकी शक्तियाँ और वो होती है वो हम आगे बढ़ते हैं। बोला कि निर्वाचन भूमिका की, वो निर्वाचन कर, देखिए निर्वाचन भूमिका में क्या होता है कि वो एक सूची तैयार करता है ना। अब जैसे सब लोग होंगे, ठीक है, उन सब की सूची बनानी होगी, सूची बना के तो वो अपना जब वोट डालने का टाइम आता है तो उसमें वो देता है अपनी सूची की, इन सब लोगों ने नाम दिए हैं अपने और इन सब लोगों की सूची है, तभी तो हम उस पर वोट पे क्लिक करते हैं कि ये सब लोग खड़े हुए हैं वोट में, है ना। तो वही बता रहा है। देखिए अब आगे क्या है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण और प्रतीकों का आवंटन। देखिए अब क्या होता है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण होता है, ऐसे तो है नहीं कोई भी दल खुद ही आके खड़ा हो जाए, वो पंजीकरण कराते हैं, जैसे कि एडमिशन जिसे बोले ऐसे समझ लीजिए कि वो पंजीकरण कराएंगे। अपने जो प्रतीक है, मतलब कि जो उन्हों के चिन्ह होते हैं उन्हों के बारे में बताएंगे, और फिर उन्हों का काम होता है कि जो इन्होंने पंजीकरण कराया ये ठीक तो है ना, जो भी इसमें डिटेल दी वो सब ठीक है, और जो इसमें जो इन्होंने सिम्बल्स दिए हैं, चिन्ह दिए हैं, वो तो किसी से मैच तो नहीं हो रहे। ये सब चीज़ें ये देखते हैं, इनों का कार्य होते हैं।
अगर ये सेम हो जाए तो क्या होता है, तो उसको हटा दिया जाता है, फिर उनसे बोला जाता है कि आपका ये रद्द हो गया। नामांकन पत्रों की जांच। अब देखिए जो मैंने आपको बताया, पंजीकरण करवाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, तो उनके अब जांच करेंगे कि इन्होंने जो दिए हैं वो ठीक भी हैं दस्तावेज या ख़राब हैं। अगर गलत हैं तो रद्द कर देते हैं उनकी सीट, उनके पंजीकरण को। ऐसा होता है ना, जैसे कि हमारे दिल्ली में ही हैं, बहुत से लोग पंजीकरण तो करवा लेते हैं अपना फेक दे के कि वो 12th 10th पास हैं, ये हैं वो हैं, और फिर बाद में पता चलता है वो फेक है, तो क्या करते हैं, उनको रद्द कर दिया जाता है। फिर वो क्या करते हैं, जो चुनाव में खड़े होते हैं वो अपने घर में से किसी को खड़ा कर देते, जो पढ़े लिखे होते हैं, उनका सब कुछ वो उसी प्रकार से जांच ऊँच करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है द कंडक्ट ऑफ द पोल। देखिए क्या होता है इसमें, भारत में जो भी मतदान होने, कहाँ कहाँ होने, कैसे होंगे, उन सब का संचालन होता है इसमें, है ना, कि किस जगह पे होने, कितने कितने लोग, मतलब कि किस एरिया में रखा जाए, कितने लोग की ड्यूटी हो, ये सब इसमें होता है। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट क्या है, चुनाव वित्तीय पोषण। देखिए अब जब चुनाव होते हैं तो उसमें वित्तीय पोषण, मतलब वित्त, पैसों से रिलेटेड भी तो बहुत काम होते हैं, जब तो हम बोलते हैं कि इसने चुनाव के टाइम पे ढकोसला कर लिया, इतने पैसे अपने चुनाव में लगाए तो कहाँ से आए, ये सब होते हैं ना। चुनाव आयोग ही तो देखता है कि अगर वो प्रचार कर रहे हैं तो इतने पैसे कहाँ से लाए वो, ठीक है, क्योंकि वो बिल उल पूरा देखते हैं, उनका पूरा डाटा होता है उनके पास, तो वो सब भी है। तो इसमें वही बता रहे हैं कि भारतीय निर्वाचन कानून, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और 77 के तहत सभी नेताओं को चुनाव के संबंधित किए गए सभी खर्चों का, देखिए जितने भी वो खर्च करते हैं उनका लेखा जोखा होना चाहिए उनके पास, और फिर वो किसको देते हैं, जो चुनाव आयोग होता है उसको देते हैं कि हमने इतना खर्चा किया, यहाँ पे किया, ठीक है, वो बाध्य हैं उस चीज़ के लिए, उनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, जिनसे फिर क्या होता है कि वो परिणाम, जिसके चुनाव आयोग वाले देखते हैं, अच्छा कि इन्होंने अगर इतना खर्चा किया तो कहाँ से कैसे आया, ये सब चीज़ें वो देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसके अलावा क्या बोल रहे हैं कि निर्धारित, देखिए ये एक निर्धारित समय होता है कि एक आपको टाइम दे दिया जाएगा कि इस टाइम के अंदर आपको देना ही देना है। तो अगर आप नहीं देते उस टाइम के अंदर अपना पूरा खर्चा, कि इतना खर्चा यहाँ हुआ वहाँ हुआ, पूरा बिल उल नहीं देते, तो क्या होता है, ये आपको रद्द भी कर सकते हैं, आपकी जो पंजीकरण है, जो आप वोट दे रहे हैं उसको रद्द कर सकते हैं, हटा सकते हैं वहाँ से, है ना। आगे देखिए आगे क्या बता रहे हैं। अब देखिए चुनाव आयोग को ये भी अधिकार है कि वो किसी को रद्द कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कि बता सकते हैं कि आप अयोग्य हो, क्योंकि अगर कोई अगर 10वीं 12वीं जितनी भी उनकी मांग होती है, अगर वो उतना पढ़ा हुआ नहीं है तो वो उसको अयोग्य बता सकते हैं और हटा सकते हैं ना, ऐसे होता है ना। तो चुनाव आयोग को ये अधिकार है, उनके पास ये सब है अधिकार कि वो किसको हटा सकते हैं और किसको बता सकते हैं आप योग्य हो तो आप दे सकते हो। ठीक है, आगे देखिए क्या है हमारा अगला पॉइंट। देखिए जो इन सब का दुरुपयोग करते हैं, अधिकारी मशीनरी का दुरुपयोग। अब देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब चुनाव के टाइम पे इन सब चीज़ों का दुरुपयोग कैसे करते हैं कि वो प्रचार करते हैं अपना, है ना। वैसे तो मना है कि आप इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप प्रचार नहीं कर सकते, पर आपको पता ही होगा जैसे कि जब चुनाव आते हैं तो लोग अपना कैसे प्रचार करते हैं, अपने आप को कैसे बताते हैं। और इसमें ये भी मना है कि आप अपने अच्छे काम जो आपने किए हैं अगर पुराने, तो वो ज़्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि जो सत्ता में होती है सरकार वो अपने काम बताती है, मैंने ये किया वो किया, तो ये सब भी मना ही है ये सब, क्योंकि जनता तो देख ही रही है ना। तो अगर बताओगे तो जो दूसरी पार्टी है वो तो जीत ही नहीं पाएगी है ना, तो यही होता है। तो और ये भी मना किया होता है इसमें कि जैसे कि आप, और जो उम्मीदवार होता है खुद से जाके नहीं प्रचार कर सकता, जैसे कि समझ लीजिए सत्ता में है अभी कोई और वही जाके प्रचार करे, से करते तो हैं प्रचार, और परंतु बहुत सी चीज़ें मना होती है। और लोग क्या करते हैं जो मतलब कि चुनाव में खड़े होते हैं वो इसका दुरुपयोग करते हैं। तो वो इसी के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से दुरुपयोग होता है। आगे देखिए क्या बता रहा है, उम्मीदवारों द्वारा प्रत्यक्षों का खुलासा। अब देखिए कि है ना, जो उम्मीदवार है उनको ये बताना होता है चुनाव आयोग को कि अगर उनके पूर्वजों ने कुछ घोटाला या कुछ किया है तो वो सब बताना होता है। और उनको एकदम पारदर्शी होना पड़ता है जनता के प्रति और चुनाव आयोग के प्रति, कि उनके कितने उनके अकाउंट में पैसे हैं या फिर उनके पास क्या कुछ है, सब कुछ बताना पड़ता है। क्योंकि जब वो चुनाव अगर जीत जाए तो देखा जाए कि पहले तो उनके पास ये था और बाद में इतना सब कैसे आ गया, इतनी सैलरी में जो भी है, तो ये सब भी एक खुलासा हो, मतलब कि एक प्रकाशित करते हैं अपनी हर एक चीज़ को। तभी तो हमें पता चलता है कि इस नेता ने अपने पद पर रह के इतने सारे घोटाले करे। कैसे पता चलता है, उनके बैंक अकाउंट से तो पता चलता है कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से, इतना सामान कहाँ से आया। तो ये सब
बताया गया है इसमें। ठीक है, आगे देखिए क्या है, राजनीति का अपराधीकरण। देखिए आगे क्या बताया है, राजनीति का अपराधीकरण। देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो चुनाव में खड़े होते हैं उम्मीदवार, उन्हों को मैदान में नहीं उतार सकते, है ना। उन्हों को ये नहीं कि आप रोड पे चलते हुए और ऐसे मैदान में उतार के कुछ भी कार्य कराओ, ऐसे नहीं। और अगर वो किसी चीज़ में दोषी पाए जाते हैं, अगर जो जो चुनाव लड़ रहे हैं किसी चीज़ में दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हों की जो टिकट होती है उसको कैंसिल करा दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसको कैंसिल करा दिया जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या बता रहे हैं। अब देखिए पार्टी के भीतर लोकतंत्र। अभी हो रहा है कि कोई भी पार्टी है उसके भीतर एक लोकतंत्र होना चाहिए, नहीं कि आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। ठीक है, किसी प्रकार का कोई लोकतंत्र नहीं है। तो इसमें ये बताया गया कि अगर वो कोई भी गैरकानूनी काम करते हैं और कुछ भी ऐसा कुछ काम होता है तो क्या होता है, उनका जो चुनाव चिन्ह होता है उसको हटा दिया जाता है, उनकी टिकट कैंसिल करवा दी जाती है ना। और जो उनकी दलों की जो स्थिति है वो खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, जो उनकी लोकतंत्र की दलों की स्थिति है वो भी खतरे में पड़ सकती है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आगे एक और पॉइंट है छोटा सा, वो देखिए कि चुनाव आयोग और उसके सुधार। अब इसमें बताइए कि चुनाव आयोग और उसके सुधार के किस प्रकार से चुनाव आयोग में सुधार किया गया। अब देखिए कोई भी चीज़ परफेक्ट होती नहीं है ना। अगर कोई बहुत साल पहले कोई चीज़ बनी है तो जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ उसमें सुधार किए जाते हैं, है ना। उसमें कुछ कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। तो यही है कि उसमें क्या क्या सुधार किए गए। जैसे कि पहले के टाइम पे उसमें उन्हों को पूरा मतलब राष्ट्रपति जो होता था वो ही पूरा देख रेख करता था, चुनाव आयोग को नियंत्रित था। ठीक है, परंतु बाद में बोला गया नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जो कार्यपालिका है, राज्य संसद है, उस सब के प्रोसेसर से होते जाना चाहिए। तो ये सब उसमें सुधार किए गए। देखिए आज की जो वीडियो है आई होप आपको पसंद आई हो, क्योंकि देखिए थोड़ा टफ तो हो सकता है आपके लिए, क्योंकि हमको बस इतना ही पता है कि चुनाव होते हैं, यही नहीं पता उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसको कैसे करवाए जाते हैं, है ना। तो आपने अगर ये पहली बार पढ़ा है तो शायद आपको टफ लगा हो, पर आप इसको दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। जो भी इसमें लिखा हुआ है, मैंने नोट्स बना रखे इसमें आपके लिए स्पेशली, तो उसको भी आप देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं पोस्ट करके कि इसमें क्या बताया गया है। तो एग्ज़ाम के माध्यम से आप इसको, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से आप इसको बना के लिख सकते हैं और अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सो आई होप आप इस वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हमने थोड़ा भी कुछ चुनाव आयोग के बारे में समझा, उसकी प्रक्रिया के बारे में, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।